पटना कॉलेज के ऐतिहासिक जैक्सन हॉस्टल में है और यहाँ करीब मैं 10-12 साल पहले आया था और मुझे याद है प्रिंसिपल साहब थे उस समय, नाम भूल रहा हूँ उनका, उनसे मिला। फिर मैं इधर आगे बढ़ा तो ऐसा लगा जैसे मैं इंग्लैंड में आ गया हूँ, तो वही फील थी मुझे। और चाहे तो बिल्डिंग आर्किटेक्चर आप देख लें या इसका जो ऑरा है। और बहुत लोग पूछेंगे जैक्सन कौन था, यहाँ से लोग उनसे पूछिए कि जैक्सन किन के नाम पे जैक्सन हॉस्टल बना है। और जैक्सन साहब वाज आल्सो द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ साइंस कॉलेज। तो जैक्सन का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है पटना और बिहार के कल्चरल फील्ड में भी। भले वो साइंस फील्ड से बिलोंग करते थे, लेकिन हमें ज़रूरी है कि हम याद रखें उन चीज़ों को। आज एक ढर्रा जो बन गया है कि अरे ये ब्रिटिश का था, अंग्रेज़ का था, तो क्या ज़रूरत है बचाने की, तब तो कुछ भी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। रेलवे उखाड़ के फेंक देना चाहिए हमें, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम जो बना है उखाड़ के फेंक देना चाहिए हमें खुद का अपना बनाना चाहिए फिर से। तो इतिहास जो होता है इवॉल्व करता है। हिस्ट्री जैसे आर्किटेक्चर जो आप देख रहे हैं, धीरे धीरे फिर नया स्टाइल आ जाता है पुराने से, लेकिन पुराने को आप भूल नहीं जाते हैं। आप आज भी आप जो टेम्पल आर्किटेक्चर है या इस्लामिक आर्किटेक्चर है, आप उसको इंकॉर्पोरेट करते हैं नई बिल्डिंग्स में भी। जैसे आपने देखा गंज में इस्लामी इंकॉर्पोरेट किया गया। तो इस मुद्दे को इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए कि ये अंग्रेज़ का बनाया हुआ है, ये हमारा धरोहर है। ये जैक्सन हो, चाहे मिंटो हो, चाहे इकबाल हो, चाहे कोई भी हो, चाहे पूरी बिल्डिंग हो, पूरी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग हो। और मुझे लगता है कि यहाँ के लोग इस बात से अग्री करेंगे। ये देखिए, इसका सबसे अनोखा बात पटना कॉलेज का यही है कि इट्स कॉल्ड मिक्स ऑर्डर आर्किटेक्चर। अब आप पूछेंगे मिक्स ऑर्डर आर्किटेक्चर क्या होता है, तो अगर आप फर्स्ट फ्लोर को देखेंगे तो वहाँ देखिए आप कोरिंथियन कॉलम दिख रहे हैं आपको, जिसमें कि वो कोरिंथस बोलते हैं, फ्लावर जो होता है वो ग्रीक डिज़ाइन जिसे कहते हैं आप दर्शकों को बाद में दिखा सकते हैं जूम करके। और उसी के ग्राउंड फ्लोर पे आप आएंगे तो आपको डोरिक कॉलम दिख जाएगा आपको वहाँ पे, या टस्कन कॉलम कहें तो। इसमें आप आएंगे तो फर्स्ट फ्लोर पे आयोनिक ऑर्डर दिखेगा आपको। तो 3 प्रमुख ऑर्डर होते हैं, कोरिंथियन, आयोनिक और डोरिक, टस्कन। तो इन दोनों विंग्स में, ईस्ट और वेस्ट विंग में आयोनिक ऑर्डर है और ग्राउंड फ्लोर पे टस्कन ऑर्डर है, और बीच में कोरिंथियन ऑर्डर है और फिर टस्कन ऑर्डर है। लेकिन सबसे अजूबे की बात यह है कि अगर आपसे मैं पूछूं कि ईस्ट विंग और वेस्ट विंग गोइंग बाय द सिमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर, आप यही अज्यूम करेंगे कि एक साथ बना होगा, शायद यही अज्यूम करेंगे आप, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ये दोनों बिल्डिंगें 5 साल के करीब अंतराल में बनी थी, एक 1882 में, 1887 में बनी थी। और बीच का स्ट्रक्चर तो आप जानते हैं डच स्ट्रक्चर है ये, और इसके बैक साइड में भी इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं। आप कभी, अभी तो ऑफिस बंद हैं, कभी आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे। ये पुरानी डच शैली की जो मैं आपको बातें बता रहा था कि बड़े बड़े विंडोज़ और केसमेंट को और डोर्स को रखना। तो और आपने इस कॉरिडोर की बात की, इस कॉरिडोर का नाम है यूबैंक कॉरिडोर। यूबैंक जो थे मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, आई थिंक उनका नाम था प्रोफेसर A.W. यूबैंक। और ये कॉरिडोर की खासियत ये है कि आप जैसा वहाँ पे भी एंटर करते हैं आप, और वहाँ से वॉक करते हुए आप जाएँ तो पटना कॉलेज की बिल्डिंग में आप एंटर करें, फिर आप एडमिन ब्लॉक में आएँ, फिर आप इस ब्लॉक में आएँ, और वहाँ से आप फिर उसके अंदर आएँ, और फिर वापस आकर के आप सीधे लैंग्वेज ब्लॉक जा सकते हैं। और लैंग्वेज ब्लॉक से ही बारिश के समय भी लोग कहते हैं कि स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे तो सीधे प्रशासनिक भवन में चले जाते थे वो लोग। और जिस ग्राउंड में हम लोग खड़े हैं आज, इसका नाम सीमांत गांधी ग्राउंड है, बट इट्स अ हिस्टोरिक पटना कॉलेज ग्राउंड। यहाँ पे सुजीत मुखर्जी जैसे ऐतिहासिक हस्तियों ने क्रिकेट खेला हुआ है। उनकी किताब भी अगर आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन क्रिकेटर पढ़ेंगे आप, तो वो डिस्क्राइब करते हैं पटना कॉलेज की स्थिति को, और कई बार वो इसके डीके की भी चर्चा करते हैं। या मुशील हसन साहब की आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने शायद एक जगह लिखा है कि द पटना कॉलेज इज़ वेटिंग इटसेल्फ टू जंप इनटू द गैंजेस, कि शायद वो भी थक गया है इस डीके को, इस एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी को देख करके। अभी थोड़ी खुशी हो रही है कि मरम्मत हो रखी है, लगता है कोई फंक्शन था यहाँ पे, उसी के उपलक्ष्य में हुआ गया। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसी इसकी स्थिति हमेशा रहे। अब आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट बॉडीज़ ने अपना स्लोगन लिख रखा है उसके ऊपर में, कभी इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता है। ये बहुत कॉमन है पटना यूनिवर्सिटी में या किसी भी यूनिवर्सिटी में कर देना। लेकिन अगर हम पटना को उस रुतबे में देखना चाहते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि लोग पटना आएँ, तो जैसे लोग विदेशों में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और बर्कली कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी को देखने के लिए जाते हैं, या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को देखने के लिए जाते हैं लंदन में, उस तरीके से पटना कॉलेज को क्यों नहीं देखने के लिए कोई आ सकता है। हम लोगों ने कई बार वाइस चांसलर साहब को और प्रिंसिपल को भी सजेस्ट किया है, गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है कि लेट्स कनेक्ट इट विद टूरिज़्म। आप इसकी चर्चा कीजिए अपने वेबसाइट से, बताइए लोगों को। और इसकी खासियत ये भी कि 27 तरह की फिल्में यहाँ पे शूटिंग हुई थी सीमा पर। जो इमारत इस वक्त हमारे पीछे है, ये शायद पटना के लिविंग हिस्ट्री में अगर बात करें कि जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स नहीं हैं, जो ऐसी साइट जो लिविंग है, जहाँ पे लोग रह रहे हैं या ऑफिसेज हैं, उसमें शायद ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है।
if it could be also probably the oldest. It is older than Golghar. Golghar is 1786 built. This is late 17th और early 18th century. आप लोग वाकिफ़ हैं, 6 साल से गवर्नमेंट ने प्रपोज कर रखा है इसको डिमोलिश करने के लिए, लेकिन क्या आप बताइए जो लोग दर्शक इसे देख रहे हैं, क्या ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए नहीं बचाई जानी चाहिए? अभी आप देखें, अगर इस बिल्डिंग को देखें, सेम बिल्डिंग है, या इसको करीब से देखें आप, हमने इनफैक्ट इसका फॉन्ट वगैरह भी हेरिटेज जो ओल्ड स्टाइल का होता है चूज़ किया हमने। एक एक खम्भों की डिज़ाइन हमने, इसको 1 साल लगा हमें करीब बनाने में, और मैं शुक्रगुजार हूँ पटना के कुछ लोगों का जिन्होंने बिना कुछ एक पेनी लिए हुए भी पटना के धरोहर के लिए उन्होंने इस फाइट को सपोर्ट किया। और आप देख सकते हैं हमने डीएम साहब को भी ये इस प्लान को सबमिट किया था, ये आर्टिकल 2018 की टेलीग्राफ में आई थी ये, और डीएम साहब को भी हमने कहा, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया चीज़ों को। अभी हम जिस कारगिल चौक से आप एंटर की देखिए, हमने पुराने हेरिटेज लैम्प स्टाइल के भी डिज़ाइन दिए थे, और खैर कार तो नहीं दिखाई, लेकिन हम चाहते कि विंटेज कार दिखा करके, तो ये इस तरह से कुछ नज़र आएगी। अगर इसको हम दूर का शॉट दिखाएं आपको, और अगर मैं आपको एक लाइन पढ़ के सुनाऊंगा, ये किताब है द डच इन बंगाल एंड बिहार, ये प्रोफेसर के दत्ता जो फॉर्मर वाइस चांसलर रह चुके हैं पटना यूनिवर्सिटी के, उनकी लिखी हुई किताब है। इसमें ये डिस्क्रिप्शन है कि कैसे ये जो बिल्डिंग बाद में कलेक्टेड बनी, पहले डच की बिल्डिंग थी, बाद में ब्रिटिश के हाथ में आ गई। तो दैट वाज कॉल्ड the Anglo-Dutch Treaty of 1824. It was signed on 17th of March 1824 in London, and it says that on the 17th of March 1824, a treaty was signed at London between the British government and the government of the Netherlands, with a view, as they declared, to quote, to place upon a footing mutually beneficial to their respective possessions and the commerce of their subjects in the East Indies, so that the welfare and the prosperity of both nations may be promoted in all times to come, without those differences and jealousies which have in former times interrupted the harmony which ought always to subsist between them, and being anxious that all occasions of misunderstanding between their respective agents may be as much as possible prevented. इसमें एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि the Article 8 says, His Netherlands Majesty cedes to His Britannic Majesty all establishments on the continent of India and renounces all privileges and exemption enjoyed or claimed in virtue of those establishments. Which means ये जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं, ये 1824 के बाद ब्रिटिश के हाथ में आ जाती है, और सुमात्रा जावा में जो स्ट्रक्चर्स थे ब्रिटिश के, वो चले जाते हैं डच की हुकूमत में हाथ में। सो इट्स अ फैसिनेटिंग हिस्ट्री। अगर आप ऐसे देखें कि हेरिटेज टूरिज़्म का भी एक समिट हुआ शिमला में, और वहाँ बिहार से किसी ने नुमाइंदगी नहीं की, और मैंने उनसे पूछा भी कि आपको कैसा लगता है, क्या बिहार में हेरिटेज टूरिज्म का स्कोप नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, बिहार इज़ फुल ऑफ पोटेंशियल फॉर हेरिटेज टूरिज्म। आप हमारे पीछे देख रहे हैं बिल्डिंग, और हमारी तारें तो इंडोनेशिया से और नीदरलैंड से जुड़ी हुई हैं। तो अगर हम टूरिज़्म को सही मायने में प्रमोट करें और हेरिटेज की वैल्यू को समझें, तो आई थिंक बिहार गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ बिहार नॉट ओनली विल बेनिफिट मॉनिटरली फ्रॉम इट, बट ऑल्सो कल्चरली, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प in giving a new identity to our state, which has so far been struggling with stereotypes. कि आप कितने भी मॉल्स और मल्टीप्लेक्स बना दें, मैं इसी लाइन से ख़त्म करूँगा कि आप कितने भी मॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस बना लें, आपको इज़्ज़त तभी मिलेगी बाहर में जब आप अपने इतिहास से रूबरू होंगे, जब आप अपने इतिहास की कदर करेंगे। अगर आप अपने इतिहास की कदर नहीं करते हैं, तो आप कितनी भी ऊंची इमारत बना लें, आपके लिए और बाहर वालों के लिए हमेशा बिहार को एक बुरी नज़र देखा जाएगा। और हम इस मुहिम के ज़रिए ये भी करना चाहते हैं कि हमारा मकसद केवल एक बिल्डिंग को या किसी एक शहर की इमारतों को बचाना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि बिहार की तकदीर और तस्वीर बदले, और उसकी तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए धरोहर एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। और मैं चाहूँगा कि ये समाज और पटना के लोग जुड़ें और इस मुहिम को उसके सही मुकाम तक पहुँचाएं। जिस जगह पे हम अभी खड़े हैं उसके ऊपर आप देखिए पूरा खुला आसमान दिखेगा आपको, और आप सोच रहे होंगे कि ये शायद इमारत की कमज़ोरी होगी कि वो गिर गई, और लेकिन मैंने इस पर कविता लिखी तो मैंने कहा था कि मेरी छत तुम्हारी ज़मीर से ज़्यादा मजबूत है, कि तुम्हारी ज़मीर आज इतनी कमज़ोर हो गई है कि तुम्हें छत कमज़ोर नज़र आती है। और आज यही हालत इस बिहार की और इस पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट की या बिल्डिंग की हम कहें, जो कि 1938 में बनी थी पटना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के रूप में। और आप देख सकते हैं ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड माना जाता है पूरे बिहार का। इसकी नक्काशियाँ, इसकी जो यूरोपियन डिज़ाइन के साथ, आप यहाँ देखिए, आप इन नक्काशियों के साथ जो इस कॉलम्स को, दीज आर कॉल्ड पिलास्टर कॉलम्स, जो
ऑर्नामेंटल वैल्यू के लिए दीवार के साथ चिपका करके बनाए जाते हैं। थोड़ा मोड़ा सपोर्ट भी अब ले रहा है, बट लार्जली द आइडिया इज़ टू डेकोरेट फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस। और ये मेरे पास हाथ में आप देख सकते हैं, ये करीब 2016 की तस्वीर है ये, या उससे पहले की हो सकती है ये। और ये चमकती थी ऐसी, ये थोड़ी बारिश की बूंदें गिर गई, माफ़ करेंगे। ये ब्लू रंग की ऐसे शाइन करती थी, छत थी इसकी खूबसूरत ऐसी। और ये जो लकड़ी के बेंचेस देख रहे हैं पूरे, मैं इसी दरवाजे से आया था। ये बीच का दरवाज़ा देख रहे हैं आप, ये आइए आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पटना, इस पर आज भी लिखा हुआ है। ये देखिए डी, फिर ये बी बोर्ड, और फिर ये पटना बीच में। आ जाएंगे तो बाहर लिखा हुआ है सभागार का ये मुख्य द्वार है। यहाँ पे गांधी की पोर्ट्रेट लगी हुई थी, ऑयल की पोर्ट्रेट सामने में। यहाँ इट वाज लाइक अ मिनी पार्लियामेंट ऑफ पटना, कहें कि माइक्रो पार्लियामेंट रादर। और वही फील आती थी अंदर घुस करके। और हम यहाँ कोशिश करते हैं कि कैसे पार्लियामेंट घूमें, कैसे पास बन जाए, कोई हमारा परमिशन दिलवा दे। और आपके पास एक ऐसी इमारत थी, एक ऐसा हॉल था। और अभी हम पीछे में आपको दिखाएंगे, हमने सारे वो बेंचेस को लोगों ने जाड़े में ताप गए उसको, जो पिछले बार आप लोगों ने हेरिटेज वॉक में देखा था। तो यहाँ से यहाँ हम कुछ सालों में पहुँच गए। अब और कितना नीचे गिरेंगे हम लोग? अपने धरोहर को अगर हम नहीं प्रोटेक्शन देंगे तो क्या हमारे लिए कोई बाहर से आकर प्रोटेक्शन देगा? और मैं चाहता हूँ कि आप इन इमारतों की जो दुर्दशा है, जो हमने की है, ये खुद से नहीं हुई है, ये इनकी आप लोगों तक उस आवाज़ को पहुँचाएँ इमारतों की। ये बात करीब 12-13 साल पहले की होगी। उस वक्त मैं बेंगलोर से लौटा था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ करके। और कहीं ना कहीं जब मैं वहाँ नौकरी भी कर रहा था या पढ़ भी, उसके पहले गुजरात में पढ़ रहा था, तो ये सवाल ज़रूर कौनता था। और लोग पूछते थे कि अरे आप बिहार के नहीं लगते हैं, यू डोंट साउंड लाइक यू आर फ्रॉम पटना। तो एक आइडेंटिटी कहीं ना कहीं जहन में आती थी कि क्या मतलब होता है बिहार से होने का या पटना से होने का। और उसी के नाते मैं जब अपनी पहली नौकरी वहाँ कर रहा था, तो कभी कभी बीच में गूगल सर्च करता था, विकीपीडिया पढ़ता था। मुझे मालूम है उसमें पटना का विकीपीडिया पेज बड़ा छोटा हुआ करता था, कुछ चीज़ें ऐतिहासिक उसमें होती थी। और बचपन में पाटलिपुत्रा की ऐतिहासिक धरती ये पढ़ाया गया है, और हमने इलेक्शन के स्पीचेस में भी सुना है। लेकिन ये जैसा मैंने कहा 12-13 साल पहले करीब मैगजीन कॉर्नर पर मैं खड़ा था। और मुझे याद है, क्योंकि यहाँ पर पुरानी किताबें बहुत बिकती हैं, तो मुझे पुरानी किताबों का बहुत शौक़ था। तो मुझे ये नहीं याद है कि मैं अपने फादर के वो पुराने चेतक स्कूटर पे आया था, जो कि खुद में एक हेरिटेज था, जो बिक गया। वो पापा ने बेच दिया उसे, बहुत दुख हुआ उसका मुझे। तो मैं खुद से आया था या पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके आया था, लेकिन मैं वहाँ पे ठहरा था। और वहाँ पे मेरी नज़र एक मैगज़ीन पे पड़ी, कहें तो मैगज़ीन के कवर पे पड़ी। और वो मैगज़ीन थी मिथिला दर्पण, जहाँ तक मुझे नाम याद है, सही अगर हम। और उसमें कवर पे कुछ ऐसे इमेजेस थे जो कि मुझे अरेस्ट किया उन्होंने, मुझे मेरे कॉन्शियसनेस को और मेरे सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग को। तो मैंने कहा, मैंने तुरंत कहा मुझे मैगज़ीन दे दीजिए मुझे। तो मैंने मैगज़ीन पहले ख़रीद लिया वो, और मैं खड़ा होकर वही देखना शुरू कर दिया। तो मैंने दुकानदार से पूछा कि आपको मालूम है ये कवर पेज पे जो मैगज़ीन है वो कौन सी है? तब तक मैंने पन्ना पलटा तो वो दिख गया मुझे कि वो मधुबनी ज़िला, जो कि पहले दरभंगा ज़िला का हिस्सा था, वहाँ के राजनगर का जो हेरिटेज है, जो 1934 के भूकंप में ध्वस्त हुआ था, उसकी एक तस्वीर थी वो। और मुझे ऐसा लगा कि एक ग्लानि हुई एक तरीके से मेरे अंदर कि हम इतने सालों से बिहार में रहे, पटना में रहे, और इतनी शानदार धरोहर के बारे में हमें मालूम नहीं था, या हमें बताया नहीं गया, या हमारी शिक्षा का हिस्सा नहीं था वो। और कहीं ना कहीं एक खुशी भी थी कि एक ऐसी जानकारी मिल रही है जो शायद ऐसा महसूस होता था कि जैसे मान लीजिए मैं पहली बार कोई डिस्कवरी जैसा कर रहा हूँ। जबकि कई रिसर्च हो चुके हैं राजनगर के ऊपर में, दरभंगा के ऊपर में, लेकिन वो एक कहीं ना कहीं एक ट्रिगर पॉइंट था ज़रूर मेरे अंदर कि बिहार के उस ऐसे पहलू को जानना, वो भी एक्सीडेंटली। और कहीं ना कहीं मानूंगा मैं कि दिनकर जी का एक इंस्पिरेशन रहा ही है मेरी ज़िंदगी में। स्कूल लाइफ से इनकी कविताएं
जिससे मैं बहुत प्रेरित रहा हूँ मैं। और जब मैं जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहा था उस समय मैंने इनकी कविताएं पढ़ता था मैं कॉलेजेस में, और बाद में भी इनकी कविताओं ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है कुछ करने के लिए। तो मिला जुला करके ये जिस जगह पे हम अभी बैठे हुए हैं वो एक तरीके से इंस्पिरेशन, पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन है। और मुझे ज़रूर लगता है कि लोग जब गुजरते भी होंगे तो आज ये गोलंबर थोड़ा छोटा हो गया है, लेकिन जो इनका कद है वो किसी मूर्ति से नहीं नापा जा सकता है। वो हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में और हमारे समाज में इनका जो इम्पैक्ट है वो आज भी महसूस होता है और दिशा देता है। तो हमारे कैंपेन को भी आप कह सकते हैं कि मैगजीन कॉर्नर और दिन का जीवन दिशा दी। इस वक्त हम लोग पटना के बहुत ही बिजी और फेमस मछुआ टोली एरिया में, आप देखते हैं बाईं तरफ सब्जियां बिक रही हैं, आगे जिसके नाम पे मछुआ टोली नाम पड़ा है, मछली की बहुत बड़ी दुकान है यहाँ पे, पूरी मार्केट है यहाँ पे। और लेकिन जिस वक्त हम जिस जगह पे एग्जैक्टली हम खड़े हैं वो भी पटना का बहुत फेमस जगह है, वो चिल्ड्रन बुक सेंटर। तो अगर आप पूछेंगे कि स्कूल के बच्चों को कितने लोग एजुकेशन इस दुकान से सपोर्ट हुई है, बिकॉज आई थिंक सिलेबस की किताबें खासकर CBSE की बुक यहाँ मिला करती थी। बट मेरे पीछे अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको ऊपर दिख रहा होगा, कोरिंथियन कॉलम बोलते हैं इसे, ग्रीक शैली की डिज़ाइन है ये, और ये बहुत कॉमन डिज़ाइन था पहले पटना के घरों में ऐसा होना। बट अभी आप देखिए कैसे उसे बेरहमी से, मैं कहूँगा, उसको तोड़ करके, क्योंकि जो ओनर भी होते हैं उनको उस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है। अगर आपको किसी चीज़ का इल्म नहीं होता है तो आपको लगता है कि आप सही चीज़ काम कर रहे हैं। उस तरफ आप मेरे साथ आएंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा, जरा ध्यान देखिए नीचे सीमेंट, ये देखिए लकड़ी की पुरानी अभी भी वो दरवाजे थे जो पहले हुआ करते थे पूरे यहाँ से वहाँ तक। और ये देखिए इसका ओरिजिनल डिज़ाइन यहाँ दिखेगा आपको, ये पूरा खंबा आप देखिए यहाँ से यहाँ पे। वो भी सड़क थोड़ी ऊंची हो गई है तो आप ध्यान दे नहीं पा रहे हैं। अब देखिए कैसे नए नए जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे चीज़ें बदलती जा रही हैं, स्वरूप बदलता जा रहा है। लेकिन अब देखिए ये कोई ज़माने में आप ऊपर देख सकते हैं नक्काशियाँ जो हैं, कभी उनकी खूबसूरत, कहते हैं कि लोग यहाँ की बालकनी हुआ करती थी नक्काशीदार, जो कभी कुछ घरों में आप पटना के, हम आगे भी देखेंगे ऐसे कुछ घर मौजूद हैं अभी, लेकिन आपको दिख जाएगा कि देखिए ये कोई इंसान किसी कमरे से बाहर निकल के ऐसे बाहर नहीं गिर जाएगा, वो बालकनी में आता होगा। आप बड़े बड़े वो लोहे के बीम देख रहे हैं, ये देखिए आप लोहे के बालकनी का जो हिस्सा है वो एक्सपोज हिस्सा दिख रहा है आपको। तो कहते हैं कि किसी ज़माने में बहुत सालों पहले, शायद हमारी पैदाइश की पहले भी, इसे झाड़ दिया गया। और मैंने ये तो हमारे सामने ये दुकान बना है, ये भी हमारे सामने बना है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत, मुझे याद है, फिगरीन्स बने हुए थे, ऊपर में मेल फीमेल फिगरीन्स थे और बहुत ही खूबसूरत लगते थे। मैंने कोशिश की थी कभी उसे अपने स्केच से उसे ड्रॉ करके री इमेजिन करने की कि अपने ग्लोरी पीरियड में कैसा रहा होगा। जहाँ तक मुझे ये बताया गया, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, पुराने घर के जो रेलिंग्स हैं या जो बालकनी है या वरांडा की जो स्काईलाइट जिसे कहते हैं कि रोशनदान कहते हैं, वो सब पुराने स्टाइल की ज़्यादातर घरों में ऐसे हुआ करते थे। तो इस एरिया में आना, और अगर आप देखिए आज का वो जो हमारा आर्किटेक्चर है बिल्कुल यूटिलिटेरियन, बिल्कुल ही आर्टलेस, डिवॉइड ऑफ ऑल एस्थेटिक्स। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम, पटना अगर प्रोग्रेस कर रहा है, पटना अगर पुरानी चीज़ों को बदलना चाहता है, तो इज़ इट फॉर द राइट? क्या हम अपने पुरानी चीज़ों को, आप केरला चले जाएं, आप कर्नाटक चले जाएं, तो आज भी नए होटल जो बनाए जाते हैं वो पुराने द्रविडियन आर्किटेक्चर और उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने उस एरा को, अपने उस लोकल आर्किटेक्चरल स्टाइल को वो सेलिब्रेट करते हैं। हम, मुझे लगता है कि इस मामले में थोड़े से कंजूस हैं और वी शुड सेलिब्रेट आवर लोकल कल्चर। खुदाबख्श लाइब्रेरी का नाम लिया, उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत खुशी हुई देख कर कि लोगों ने जन आंदोलन किया, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या कहीं कुछ प्रोटेस्ट भी हुए यहाँ पे स्टूडेंट्स यूनिट्स के द्वारा भी। और उसी अशोक राजपथ पे जहाँ पे आज हम खड़े हैं, ये बिल्डिंग और ये इस संस्थान का जो इतिहास है ये खुदाबख्श से भी पुराना है। ये खुदाबख्श की अगर हिस्ट्री शुरू करते हैं तो 1891 से फाउंडेशन ईयर मानते हैं, जो आज भी लिखा हुआ है उसकी इमारत पर। लेकिन आज जिस कैंपस पे हम खड़े हैं इसकी शुरुआत 1874 में होती है। दिस इंस्टीट्यूशन दैट वी टॉक टुडे स्टार्टेड एज टेम्पल मेडिकल स्कूल,
और उस वक्त सर रिचर्ड टेम्पल थे, वो बंगाल के गवर्नर थे, और इंडिया में बहुत कम मेडिकल स्कूल खोले गए थे उस वक्त, जिसमें से पटना का भी नाम था। उसको बाद में फिर 1925 में तब्दील कर दिया गया पटना मेडिकल कॉलेज, जिसको कि उस वक्त नाम प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज था उसका नाम। ये उस समय इंग्लैंड के जो राजकुमार थे उनकी भारत यात्रा 1921 में हुई थी, और उन्होंने पटना को अपना आइटिनरी में शामिल किया था। ये बहुत बड़ी बात है किसी रॉयल फैमिली को अपने एक छोटे से शहर को, क्योंकि वो जानते थे, आप उनकी स्पीचेस पढ़ेंगे तो उन्होंने पाटलिपुत्रा और राजगीर की चर्चा की थी। वहीं गांधी मैदान में उनका दरबार भी लगा था, और उन्होंने लॉर्ड सिन्हा की प्रशंसा भी की थी कि वो पहले इंडियन गवर्नर बने थे किसी भी प्रांत के अपने वक्त के। और आज आप जिस कैंपस में खड़े हैं, अगर आप उधर जाएंगे तो आपका दिल टूट जाएगा, क्योंकि डेमोलिशन चालू है। करीब 4-5 महीने या ज़्यादा हो गए, मैं कहूँ तो अगस्त सितंबर से शुरुआत हुई थी पिछले साल। फेज़ वाइज तरीक़ों से तोड़ना है इन्हें। आप जिन इमारतों को मेरे पीछे देख रहे हैं, इतनी खूबसूरत इमारतें हैं। मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए, क्या पटना को ऐसी इमारतें को सहेज के नहीं रखना चाहिए? क्या ये विकास के नाम पर उसकी बलि चढ़ा देनी चाहिए? इन खंभों को देखिए, इन जो डोरिक कॉलम जो दिख रहे हैं आपको सामने, ये इतने खूबसूरत कॉलम्स हैं, और उसके सामने अब मैं दिखाऊंगा आपको कैसे सीमेंट से उन्हें भर के वहाँ कमरे बना दिए गए थे। और जब इसका 75 साल हुआ था, प्लैटिनम जुबली, माफ़ करेंगे, जब प्लैटिनम जुबली मनाई गई थी, तो एक डाक टिकट, विशेष डाक टिकट जारी किया गया था। उसमें भी इन्होंने एक कोई पुरानी तस्वीर इस्तेमाल नहीं की थी। ये जो सीमेंट की काम आगे की है, उसको भी दर्शाया गया है डाक टिकट के ऊपर में। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है हमारे तरफ से हमारी एपैथी को, कि हम अपने हेरिटेज को लेके संजीदा नहीं हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कालांतर में कैसे के लोगों ने जालियाँ लगा दी, कहीं पे दीवारें खड़ी कर दी, आगे में कहीं कुछ बना दिया, आगे में आप देखेंगे वहाँ पे यूरिनल बना दिया है लोगों ने। आपको मैं दिखाऊंगा अभी, वहाँ पे हेरिटेज के सामने में यूरिनल बना दिया गया है। दिस इज़ द आर इम्पॉर्टेंस दैट वी आर कॉट टू आवर हेरिटेज। दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग जो मेरे पीछे खड़ा है, दिस वॉज अर्लियर नोन एज बांकीपुर जनरल हॉस्पिटल, जिसको कि बाद में 1918 के आसपास पटना जनरल हॉस्पिटल नाम दे दिया गया, क्योंकि देन इट वॉज प्रोविंशलाइज। इसका स्केल बढ़ गया, इसका रुतबा बढ़ गया, और सरकार से फंड भी ज़्यादा मिलने शुरू हो गए थे, और उस वक्त से इसे मेंटेन रखा गया था। आज़ादी के बाद भी कई दशकों तक ये मेंटेन रहा, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग मजबूत है अभी भी। और साथ में इसके अमलतास के पेड़ के साथ अगर आप देखें तो इतनी खूबसूरत छटा मिलती है आपको, कि मुझे लगता है कि जैसे विदेशों में लोग यूनिवर्सिटी घूमने के लिए जाते हैं, या मेडिकल कॉलेज, हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज जाते हैं, तो कहते हैं कि हम वहाँ उस बिल्डिंग को देख करके आए हैं, तो हम पटना के लोग क्यों नहीं कह सकते कि हम अगर पटना आते हैं तो और पटना के उस पुरानी इमारतों को भी देखें, क्योंकि ये हमारे इतिहास का हिस्सा है। और यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा विष्णु जी, कि अभी मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ब्लॉक्स बनाने की बात हो रही है। कंकड़बाग में, रेनबो फील्ड में इतनी बड़ी ज़मीन खाली थी। अगर सरकार चाहती तो इसका एक एक्सटेंशन कैंपस या सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक कैंपस वहाँ क्रिएट करती। कंकड़बाग में चौड़ी सड़कें हैं, यहाँ पे आप देखें पतली सड़कें, अभी डबल डेकर के कारण और भी इतिहास को नुकसान पहुँचाया जाएगा। तो मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि आप लोग सामने आएँ, सरकार से अपील करें और इस धरोहर को बचाने में, सहेजने में मदद करें। देखिए, हम इसी रास्ते से आए और अशोक राजपथ के सामने आपको एक पुरानी इमारत दिख रही है। ऐसी अशोक राजपथ पे कई इमारतें हैं और थीं जो धीरे धीरे विकास के साथ ख़त्म होती चली गई, क्योंकि सेंसिटिव डेवलपमेंट नहीं किया हम लोगों ने। आप पेरिस में जाएंगे या यूरोप की किसी भी कंट्री में जाएंगे या अमेरिका में जाएंगे, वहाँ भी छोटी सड़कें मिलेंगी आपको, लेकिन वहाँ पे हेरिटेज को रिस्पेक्ट किया जाता है। और ऐसा नहीं कि भारत में हम नहीं कर सकते हैं, भारत में हमने पहले नहीं किया हुआ है। आप साउथ इंडिया में चले जाएँ, वहाँ पर कई शहर में आपको मिल जाएंगे। जहाँ तक बात आती है आपको ये पिछले एक साल में जो डबल डेकर की बात हो रही है, और ये कर्जन हॉल जो ऐतिहासिक कर्जन हमारे पीछे है, ये बिल्कुल चपेट में आ रहा था ये, और इसके कारण ही मुहिम शुरू हुआ। आप देख सकते हैं 1905 लिखा हुआ है। उस समय लॉर्ड कर्जन थे जो वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल थे वो इंडिया के, और उनकी याद में ये बनाया गया था। वो यहाँ पे आ चुके हैं, इस जगह पे खुदावा शहर में उनका विजिट हो चुका है। और मुझे याद है इसके पहले जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने बताया भी था कि उनका कुछ नोट्स भी लिखा हुआ है, उनका रिमार्क्स लिखा हुआ है। और ये भी इमारत है, ये शायद 34 के भूकंप के बाद थोड़ी सी मरम्मत की गई थी। पहले ये थोड़ी डिज़ाइन अलग थी इसकी, 1890s की जो इमारत थी। लेकिन जहाँ तक जो आपने बात बोली कि अभी इसका फ्यूचर क्या है, ये भी बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि सरकार ने ये क्लियर नहीं किया है कि डबल डेकर में प्रोजेक्ट में क्या वो नैरो डाउन करेंगे यहाँ पे उस फ्लाईओवर को, या अलाइनमेंट चेंज करेंगे, उस तरफ ज़्यादा जाएंगे दाएं तरफ, ये क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि
एक संस्था के लिए हम तो खड़ा हुए, लेकिन इस रास्ते में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, बीएन कॉलेज, पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज, एनआईटी, खैर एनआईटी थोड़ा अंदर पड़ जाता है, लेकिन साइंस कॉलेज अंत तक जाके कैंपस जिसकी मेन बाउंड्री वॉल तक भी एक इतिहास का हिस्सा है। लेकिन एक किसी भी सिटीजन ने उसके खिलाफ नहीं बोला कि इनकी ये धरोहर हमारी असुरक्षित हो रही है। या आप जाएँ तो इतनी पुरानी दुकानें हैं, ज्वेलरी की दुकान हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो पुरानी मस्जिदें हों। अशोक राजपथ इज़ दी हार्ट बीट ऑफ आवर कल्चर। एंड आई थिंक जैसे पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक वगैरह में पेडेस्ट्रियनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया है, और आप विश्वास करें कभी इस ज़माने में इस पर ट्रैम भी चली हुई हैं, तो क्यों ना हम इस पर ट्रैम वापस ले आते और पीछे वाली जो पिछली निचली सड़क बोलते हैं, लोअर रोड बोलते हैं, वहाँ से ट्रैफिक कर लेते, तो नॉट ओनली खुदाबख्श बच जाता, इतनी यहाँ से वहाँ तक जितनी भी रास्ता है सब सेफ हो जाती। पटना में जो भी हेरिटेज साइट्स हैं उसको हर हाल में हमें प्रिजर्व करना है, क्योंकि दुनिया भर से लोग जो देखने आते हैं ये इन साइट्स, इन जगहों की वजह से भी ये टूरिज़्म प्रमोट होता है ख़ास तौर पे, और टूरिज़्म से हमारी समझिए दुनिया में एक पहचान भी बनती है। खुदाबख्श लाइब्रेरी का जहाँ तक सवाल है तो ये तो एक कहना चाहिए ताज है, ताजमहल ऑफ बिहार कहिए। ये वैसे ये पूरी दुनिया में अपनी पांडुलिपियों की वजह से बहुत मशहूर है, और हमारी लाइब्रेरी तो हेरिटेज बिल्डिंग भी है, और कल्चरल हेरिटेज को लेके जो यहाँ मैनस्क्रिप्ट्स और पांडुलिपियाँ प्रिजर्व हैं, इनकी अपनी एक बहुत बड़ी वैल्यू है। 1400 साल पुरानी मैनस्क्रिप्ट्स यहाँ पाई जाती हैं। एक बहुत बड़ा कलेक्शन यहाँ पर हिंदुइज़्म पर है। अभी रिसेंटली एक काम तैयार किया गया है जिसमें मेजर ओरिएंटल लाइब्रेरीज़ में हिंदुइज़्म पर जो मैनस्क्रिप्ट्स हैं वो सामने आ गया है हमारे यहाँ। तो ये एक ऐसा सेंटर है जो कल्चरल हिस्ट्री को प्रमोट कर रहा है, इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है, और सोशियो कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करता है। और मेरा मानना ये है कि इन चीज़ों को प्रमोट करने से हमारे देश की एकता और यूनिटी को बनाए रखने के लिए इट इज़ वेरी हेल्पफुल। और हमें देश को बाकी रखना है तो इन सब चीज़ों को, जगहों को भी महफूज रखना होगा, उनकी हिफाजत करना होगी, क्योंकि ये ऊपर वालों ने, पीछे वालों ने, हमारे पुरानों ने बड़ी मेहनत और लगन से इन चीज़ों को तैयार किया, बनाया। चाहे आप हेरिटेज बिल्डिंग्स को कहिए या फिर इस कल्चरल हेरिटेज को कहिए जो पांडुलिपियाँ हमारे यहाँ प्रिजर्व्ड हैं। ये हमारी जो लाइब्रेरी है, ख़ासतौर पे ये आप देख रहे हैं कर्जन रीडिंग हॉल जो है, ये 1905 में बनाया गया, और 1903 में यहाँ लॉर्ड कर्जन ने विजिट किया था, जैसा कि आप जानते होंगे। तो ये उन्हीं की याद में इसको तामीर किया गया। आप इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि इसमें क्या खूबसूरती है, और ये इंटैक्ट है आज, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। मेरा तो कहना ये है कि अशोक राजपथ पे जितनी भी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, ख़ास तौर पे 100-150 साल पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग्स, इनको इंटैक्ट रखा जा सकता है और रखा जाना चाहिए। पहले भी कुछ ऐसे सजेशंस दिए गए थे कि ये हमारे बस स्टैंड से लेके कारगिल चौक से लेके एनआईटी मोड़ तक 3-4 आउटलेट्स दिए जा सकते हैं। जो गंगा में पुल रेडी है, ऑलरेडी बन चुका है, तो ये बस स्टैंड से लेके उस गंगा पुल तक जोड़ दीजिए आप। फिर बीएन कॉलेज और सेंट जोसेफ की तरफ से जो रोड जारी है वहाँ से लेके आउटलेट जोड़ दीजिए, तो आपको वहाँ पुल से जोड़ने को मिल जाएगा। इधर ये है पीएमसीएच का जो उधर मेन गेट है, वहाँ से एक आउटलेट लेके आप इस तरफ जोड़ दीजिए। ये दीज आर सो मैनी वेज कि आप अगर ट्रैफिक को हल्का करना चाह रहे हैं तो इसके बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, तरीके हैं, और तरीके हैं कि हम लोग किस तरह से अपने हेरिटेज बिल्डिंग्स को बचा सकते हैं, जिनको अगर और अच्छी तरह से प्रिजर्व करके और सजा संवार के रखा जाए तो इससे भी हमारा टूरिज़्म बहुत प्रमोट हो सकता है, डेवलप हो सकता है। एंड दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस, हमारी भी, आपकी भी। और यू नो ये बहुत हैरत और खुशी की बात है, जब लास्ट ईयर अप्रैल में ये शुरुआत हुई इस सिलसिले की कि यहाँ पर से पुल गुजरेगा और कर्जन भी उसमें आ जाएगा, तोड़ा जाएगा, लाइब्रेरी का ये पूरा हिस्सा, गार्डन का भी उसमें चला जाएगा। तो इट वाज सो एस्टॉनिशिंग, हैरत की बात थी कि इस मुद्दे को लेके सारे बिहार के जो
स्टूडेंट्स थे और इंटेलेक्चुअल्स थे, यानी किसको कहूँ, ऑल द पीपल जॉइन देयर हैंड्स, और उनकी सबकी सिर्फ एक आवाज़ थी। सारे लोग यूनाइट हो गए थे इस एक मुद्दे पे कि हमें इस कल्चरल हेरिटेज को किसी भी हाल में टूटने से बचाना है, क्योंकि ये हम सबका है। इस बात को लेके ये पूरे बिहार में ये बात हुई, पूरे हिंदुस्तान में और पूरे दुनिया से आवाज़ उठाई गई। तो मैं ये कह रही हूँ कि इस बात को लेके ये बात भी सामने आती है कि हिंदुस्तान में अभी ये कॉमन कल्चरल हेरिटेज के मुद्दे को लेके बात करना और सबका एकजुट हो जाना, हिंदुस्तान का एक होना एक बहुत बड़ा सिंबल है इस बात के लिए कि हमारा देश यूनाइट है और यूनाइट रहेगा, और सारे लोग किसी भी कॉमन अच्छे कॉज के लिए यूनाइट हो जाते हैं। इट्स सो नाइस एंड आई मीन एनकरेजिंग। थैंक यू वेरी मच। आज आप आए हैं उस मशहूर ग्रेवयार्ड में और यहाँ धधक रही आग। आपके सीने में भी तो आग धधक रही है। आपने जिस पोएटिक भाषा का इस्तेमाल करके जिस मैसेज की ओर संकेत किया है विष्णु जी, यस, वो फायर रहती है हमारे अंदर जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ, और वो कहीं ना कहीं एक इमेजिनेबल सैडनेस का वो फायर है वो, जो शायद जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो वो वापस जलने लगता है वो। इट इज सेड दैट कि वी शुड लैंड डिग्निटी आफ्टर डेथ, इट डजंट मैटर हु दैट पर्सन वाज। बट आप यहाँ देखिए, यहाँ छोटे छोटे बच्चों के भी कब्र हैं, कई ऐतिहासिक हस्तियों की कब्रें हैं यहाँ पे, और आप देखिए कि हमने उसका क्या हश्र किया है, और ये कहना कि ये हमारा इतिहास है या उनका इतिहास है, उसका मायने क्रिएट कर दी गई है, और उसके नाम पर हम इन ऐसी चीज़ों को, बहुमूल्य चीज़ों को, ये धरोहर है हमारी, ये ज्वेल्स हैं ये हमारी हिस्ट्री की। और विदेशों में क्या मैं कहूँ तो कलकत्ता में या बहुत सारे इंडिया के शहरों में भी ग्रेवयार्ड्स को यूज़ किया जाता है टूरिस्ट को बुलाने के लिए, क्योंकि ग्रेवयार्ड जो होते हैं दीज आर प्लेसेस ऑफ स्टोरी टेलिंग। आप कहीं ना कहीं किसी पुराने कनेक्शन को ढूंढ लेते हैं कि 100 साल पहले, 150 साल पहले क्या कनेक्शन था, कभी स्कॉटलैंड से, कभी आयरलैंड से, कभी हो सकता है कि यहाँ से मद्रास जो आज चेन्नई बन गया वहाँ से कोई कनेक्शन मिल जाए। और आज आप देख सकते हैं, हम थे यहाँ पे, जो ड्रग एडिक्ट्स वहाँ बैठे हुए थे, आपने खुद भी देखा, वो अपने आंखों के सामने देखा। ये तो मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ पे मेंटेन करने वाले हैं, जो पत्ते वत्ते करके जला देते हैं, तो थोड़ा मेंटेनेंस हो रहा है। ऐसे कई और कब्रिस्तान भी हैं यहाँ पे, गोरहट्टा में भी है, जिसे वहाँ तो और बुरी हालत है। आप जाएंगे तो बड़े बड़े घास दिखेंगे आपको, वहाँ पे सांप बिच्छू घूमते हैं। लेकिन मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ, एक बात जो सबसे ज़्यादा दुख देती है कि हर बार एक डैमेज जो होता है वो पुराने डैमेज से ज़्यादा हो जाता है, स्केल जो होता है बढ़ता चला जाता है। आप अगर गेट पे घुसते थे, बहुत ही सुंदर सफ़ेद रंग की मार्बल की एक परी हुआ करती थी, जिसको मैं देखता था तो मुझे लगता था कि वो पटना का, मुझे बहुत सुकून देता था वो जगह, उसको देखने करके। वो उसका जो जेंटल फेस था, वो एक एंजेलिक फेस था। आज वो फेस चला गया हमारा। कहीं ना कहीं ये एक सिम्बॉलिक जेस्चर है या एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हमारे उस एंजेलिक फेस के लॉस का भी, कि पटना का जो एक सुकून वाला फेस था ना, तो मैं अब आगे बोल नहीं सकता मैं